अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 14 फरवरी 2025 और जुमे के दिन की रात है। लेकिन पाकिस्तान में, मशरक़ वस्ता में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, नॉर्थ अफ्रीका में इस वक्त 15 फरवरी 2025 और हफ्ते के दिन सुबह का इस वक्त आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मशरक़ वस्ता और अमेरिका के हवाले से एक ओवरव्यू मैं आपके सामने रख सकता हूँ। वैसे तो बेतहाशा डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही मुख्तसर तरीके से उनका एक खुलासा और उसकी एक समरी जो है, उसका एक एनालिसिस जो है, मैं आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले इस सूरत हाल को एब्जॉर्ब कीजिए कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों में वाशिंगटन में पाए गए, जहां पाकिस्तानी अमेरिकन का जो बड़ा एक लॉबिंग ग्रुप है, पैक, पाकिस्तान पब्लिक एक्शन कमेटी जो है, उसने उन्हें मदऊ किया एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में, जहां जैक बर्गमन, कांग्रेसमैन जैक बर्गमन, जो पाकिस्तान कॉकस के को चेयरमैन हैं, टॉम स्वाजी चेयरमैन है, ये उनके को चेयरमैन है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद जो जनरल हैं, बेसिकली तौर पर जैक बर्गमन इससे पहले यूएस मरीन्स के एक जनरल रह चुके हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उस पर उन्होंने तस्वीर अपनी शेयर की डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ। उसमें डॉक्टर शहबाज गिल भी तस्वीर में नज़र आते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि दिस इज़ टाइम टू फ्री इमरान खान को रिहा करने का ये वक्त है। उस ट्वीट को रीट्वीट किया जो विल्सन ने, जो साउथ कैरोलिना के कांग्रेसमैन हैं, और जिन्होंने बजाते खुद उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपके सामने आ चुकी हैं। और मैंने बड़ा लंबा नोट भी लिखा था उनकी स्टेटमेंट, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसको रिहाई मिलनी चाहिए। इमरान खान बदकिस्मती से उसका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी ताल्लुक़ रहा, वो प्यूटन से भी सिंपैथेटिक था, जिस पर मैंने ये एहतराज़ उठाया था कि आपकी ये जजमेंट जो है वो गलत है। ताहम जो विल्सन ने उसके ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि आई एग्री, हाँ यस, यही इसकी ज़रूरत है। जो विल्सन जो हैं, उन्होंने अपने ती पर यह ऐलान कर रखा है कि मैं एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में, ट्यूनीसिया के अंदर और जॉर्जिया में, और उसमें सैंक्शंस की भी वो बात करते हैं। वो सैंक्शंस अभी लगी नहीं है, वो कहते हैं मैं प्रपोज करूंगा उन सैंक्शंस को। कई दफ़ा पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि शायद सैंक्शंस लगा दी गई हैं, लगने लगी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो प्रपोज कर रहे हैं, कांग्रेसमैन जो है वो प्रपोज कर रहा है, जिस तरह कहीं पर भी दुनिया में एक लेजिस्लेटर होता है। लेकिन जो सारा किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें सेंट्रल चीज़ जो समझने वाली है, और जो बहुत सी और तफसीलात मैं अभी आपके सामने यहाँ नहीं रख सकता, सड़क के किनारे बैठ के मैं दिखा सकता हूँ, वो ये कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में, आप कह लें कि गुज़श्ता 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर जो टाइम पीरियड गुजरा है अमेरिका में, इसमें इंक्रीजिंगली लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन कांग्रेसमैन, जिसमें हाउस के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और सेनेटर भी हैं, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे बात करते हुए, ये ट्वीट करते हुए एक पोजीशन और एक स्लोगन को दोहराया है, और वो ये है फ्री इमरान खान और टाइम टू रिलीज़ इमरान खान। ये एक रेजोनेंस है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। इसे पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं सेटिंग अ स्टेज। वो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने और उनके एग्जीक्यूटिव की ब्रांच ने खुद से कोई पोजीशन ऐसी नहीं ली, लेकिन एक हवा है, एक सिग्नल है कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है और GHQ के जो डिसीजन मेकर हैं, उनको एक मैसेज दे रहा है कि आपको इमरान खान को रिहा करना चाहिए। अच्छा, एनालिटिकली स्पीकिंग एंड लुकिंग एट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट सेवरल वीक्स, जिसमें नवंबर की प्रोटेस्ट है, इस्लामाबाद का डी चौक का कत्लेआम है, मैं ख़ास से वसूख से ये कह सकता हूँ, और मैं जो चीज़ कहने लगा हूँ इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि, और जिस तरह से अली मीन गंडापुर अपने इंटरव्यूज़ में कह भी चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान भी ये चाहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर बनी गाला में शिफ्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ट्रांजिशन हो सके और उसके ऑप्टिक्स इम्प्रूव हों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हम तो इमरान खान को ऑफ़र कर रहे थे, हमारी तो डील होने वाली थी, फिर इमरान खान ने एक सख्त पोजीशन ले ली, बुशरा बीबी ने गन कर दिया, उन्होंने कहा हम डी चौक पे जाएंगे, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहा, हम इस तरह से बात नहीं मान सकते थे, और सारा का सारा मलबा इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी और मुख्तलिफ पाकिस्तान या वीलॉगर्स वगैरह के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है। ये एक चालाकी, मक्कारी और एक लो लेवल किस्म की मुनाफकत है। मेरा सम टोटल एनालिसिस, बहुत सिंसियर मेरा इस पर एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान के एजेंसीज, जनरल साहिबान जो हैं, वो सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से इमरान खान को एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पॉलिटिकल डील ऑफ़र नहीं कर रहे, और जहनी तौर पर एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन को तस्लीम नहीं कर रहे कि इसकी ज़रूरत है, और उसको होने नहीं दे रहे। वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे
कि ये जो 72 बरस से ज़्यादा उम्र का अडयाला जेल में बैठा हुआ पाकिस्तानियों का वाहिद लीडर है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम का अगर कोई लीडर है खैबर से कराची तक तो वो इमरान खान है। वो अच्छा है या बुरा है, रिएक्टिव नेचर है, उसने गलतियां की, उस्मान बुज़दार लगाया, जनरल बाजवा की फ़लाँ बात नहीं मानी, फ़लाँ ये कर दिया, फ़लाँ वो कर दिया, तमाम इन चीज़ों के कतई नज़र, इनमें हकीकत भी हो सकती है, तमाम इन चीज़ों के कतई नज़र GHQ की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि अगर वो एक लॉन्ग टर्म विजन और व्यू रखते हैं तो इस इमरान खान के साथ उन्हें डील इसलिए करना है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग डील इमरान खान को देंगे, यही इमरान खान GHQ को आगे से एक ऐसी डील दे सकता है जिसके नतीजे में GHQ की जो पुरानी एक उसकी साख है वो किसी हद तक वापस आ सकती है, ऑफ कोर्स विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट। लेकिन GHQ के डिसीजन मेकर्स अभी तक अपनी एरोगेंस की वजह से, अपने ताकत के एक घुमंड की वजह से और अपनी एक नासमझी की वजह से इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि वक्त गुजरता चला जा रहा है। तो जब वो कहते हैं कि हमने इमरान खान को बनी गाला में हम रिलीज़ करना चाहते थे, इमरान खान की एरोगेंस की वजह से वो निकल नहीं रहा वहाँ से, तो वो असल में इमरान खान को रिहाई अगर आपने देनी है तो इतने बड़े लीडर को आपने सेल्फ रिस्पेक्टिंग, जिसने किया ही कुछ नहीं है, आपने सारे के सारे बेकार जाली मुकदमे उसके ऊपर बनाए हुए हैं। जिस तरह आपने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया हुआ है, कौन जी शख्स है जिसको आप ये यकीन दिला सकते हैं दुनिया में कि मोहित पीरज़ादा ने अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा दी है, या दहशतगर्दी का सरगना है। तो इमरान खान पे जो आपने ये जाली फेक केसेस बनाए हुए हैं, आप उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 इंडिपेंडेंट जजेस से रिलीफ लेने दें। एक दफ़ा आप अपनी इंटरफेरेंस अगर बंद करेंगे जो आप अपने तमाम मुख्तलिफ हथकंडों से करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 1 दिन नहीं तो 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आज़ाद जज हैं, जो उसके 6-7 जजेस में से जज हैं, वो जो हैं वो इमरान खान को रिहाई दे देंगे ज़मानत के ऊपर। वहाँ से एक फिर प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन शुरू हो सकता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि आपको क्रेडिबल पर्सनैलिटीज़ चाहिए होंगी जिनके ऊपर इमरान खान, जिनकी शख्सियत के ऊपर एतमाद कर सकें, उनको लगे कि यार ये सीरियस एक डिस्कशन हो रही है, ये लोग सीरियस हैं। और उसमें फॉरेन लीडर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर मिडल ईस्ट के लीडर्स हो सकते हैं, उसमें किसी और मुल्क के लीडर्स हो सकते हैं, वहाँ एक प्रोसेस जो है वो चल सकता है। तो ये कम अज़ कम अभी तक की सिचुएशन। अब मैं इसी सिचुएशन से आगे चलता हूँ कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान की पार्टी, वो गुज़श्ता 24 घंटों में एक बार फिर आप देखते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा डिसअरे का, कन्फ्यूजन का, डिसओरिएंटेशन का और तोड़ फोड़ का आपको शिकार नज़र आती। और ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी खुल के सामने आती हैं जब इमरान खान के बिहाफ पे एक नोटिफिकेशन किया जाता है शमीम फिरदौस नकवी साहब की तरफ से, मेरा ख्याल उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग मिस स्पेलिंग हिज नेम, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद जो बहस होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हलकों में, उसके लीडर्स की जो पोजीशन आती है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, फिर शेर अफजल मरवत उस पर क्या पोजीशन लेते हैं, तो आपको तहरीक इंसाफ की इंटरनल कन्फ्यूजन जो है वो एक बार बड़ी खुल के सामने आती है। अब ये नोटिफिकेशन फिरदौस शमीम नकवी साहब का जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले का है, इसके बाद मरवत साहब जो हैं, ये नोटिफिकेशन उस वक्त आया जब मरवत साहब जो हैं वो एक अपीयरेंस देते हैं खिलाफ तवक्को, जबकि मेरा ख्याल है पहले उनको निकाला जा चुका था, बैन थे। और वो सवाबी का जो जलसा है जो जुनैद अकबर खान ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ पर वो स्टेज पे नमूदार होते हैं और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर उनको जगह देते हैं। जिसका मतलब ये था कि अली अमीन गंडापुर एक तरह से उनको पजीराई भी दे रहे थे और इमरान खान को एक सिग्नल भी दे रहे थे कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और आप शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना निकालें। उसका रद्द-ए-अमल ये होता है कि उसके कुछ घंटों के बाद या अगले दिन ये नोटिफिकेशन आ जाता है। अब मरवत जो है वो 1-8 दिन तो वेट करते हैं, उसके बाद वो इस नोटिफिकेशन के ऊपर अपना रिएक्शन और रद्द-ए-अमल 2-3 तरीक़ों से देते हैं। एक तो पहले उनकी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आती है, मेरा ख्याल अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ही ज़ुबानों के अंदर, और उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि मेरी जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के साथ है, वो अब बोर्ड है, मैं हमेशा उनका जो है लॉयल रहूँगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं बड़ी एफर्ट करता हूँ पार्टी के लिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पार्टी में मेरे खिलाफ जो है वो साजिश होती है। अच्छा, वो जो ट्वीट उनका स्टेटमेंट है उसमें तो खैर नाम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन और बहुत से मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने वो नाम लिया है कि वो प्रिंसिपली तौर पे सलमान अकरम राजा साहब को, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको वो अपना अपोनेंट समझते हैं और समझते हैं कि सलमान अकरम राजा ने ही उनको पहले भी सस्पेंड करवाया था या निकाला था और अब भी सलमान अकरम राजा ने उनको निकाला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत से लीडर्स जो हैं इस बहस में हिस्सा लेते हैं, उसमें मेरा ख्याल आमिर मुगल साहब भी कहीं पर हिस्सा लेते हैं उसके अंदर, बल्कि आमिर मुगल साहब ने उसके हवाले से एक लंबा चौड़ा उर्दू का ट्वीट भी लिखा है, और भी लोग उस पर हिस्सा लेते हैं। और कुछ और भी लोगों से मेरी बात होती है बिटवीन पेशावर एंड पिंडी इन इस्लामाबाद, जिससे पता चलता है कि प्रिंसिपली तौर पर
जब लोग ये कह देते हैं कि शेर अफजल, जिसमें से आप में से बहुत से लोग कमेंट लिख रहे हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, जब मैंने पिछली दफ़ा भी सवाल उठाया था कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को तो ISI के साथ मिला हुआ है और इसलिए उसको वहाँ से निकाल देना चाहिए, ये तो मेरा ख्याल है कि ये डिवाइड तो इसलिए वैलिड नहीं है, ये रीजनिंग इसलिए वैलिड नहीं है, और मैंने पहले इस पर कमेंट नहीं किया था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ इस पर कमेंट, क्योंकि अगर आप रीज़न बनाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन ISI के साथ मिला है, ISI के निशानों पे नाच रहा है या उनकी बात सुन रहा है या उनके एजेंडे पे काम कर रहा है, तो फिर आपको आधी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, आधी भी मैंने बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट में कह दिया है, शायद आपको 80% लोगों को वहाँ से निकालना पड़ जाए। तो असल इशू यही है कि शेर अफजल मरवत जो है उनका डिसिप्लिन बड़ा कमज़ोर है, वो बोलते बहुत ज़्यादा है, वो अपना एक आज़ादाना एजेंडा रन करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि पार्टी में उन पर कोई डिसिप्लिन नहीं हो सकता और उनकी अप्रोच और उनकी एक्सेस जो है वो डायरेक्टली इमरान खान तक होनी चाहिए और मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बाकी जहाँ तक वो इल्ज़ाम है कि उनका एजेंसी के साथ ISI के साथ उनको ताल्लुक है, वो डेफिनेटली है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से वो नमूदार हुए, वो जलसे करते रहे, आज़ादी से बाकी लोगों को रोका जाता था और उनको बहुत आज़ादी थी और वो बड़े एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह इमर्ज हो रहे थे, वो ज़ाहिर है कि उनके ऊपर ISI की मेहरबानी थी। लेकिन ISI की मेहरबानी का यहाँ इशू नहीं है उनके एक्सपल्जन के साथ, इसका ताल्लुक पार्टी के इंटरनल डिसिप्लिन और बाकी पार्टी के लीडर्स को एम्बेरस करने के साथ इसका जो एक आपको ताल्लुक जो है वो नज़र आता है। अब आप ये देखें कि जो मैं समझता हूँ कि मरवत साहब ने जिस चीज़ को तस्लीम करने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, वो ये है कि सलमान अकरम राजा एक गिफ्टेड डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल हैं, वो बहुत एक जहन के तौर पे इमरान खान उनको लेते हैं, एक थिंकर के तौर पे इमरान खान ये समझते हैं कि सलमान अकरम राजा अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपने एक विजन की वजह से जो उलझे हुए पॉलिटिकल मसाइल हैं उसका एक हल निकाल सकेंगे। और ज़ाहिर है कि सलमान अकरम राजा में और शेर अफजल मरवत के दरमियान में आपको एक कल्चरल डिवाइड भी नज़र आती है। शेर अफजल मरवत इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, वो एक एक्टिविस्ट हैं, वो सड़क के ऊपर एक से कहते हैं अपना एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा सड़क के सिपाही नहीं है, सलमान अकरम राजा जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या थिंकिंग पॉलिटिक्स जो है उसके वो एक सिपाही है और वहाँ पे वो अच्छा काम कर रहे हैं। मरवत साहब को उनकी इस चीज़ को और इमरान खान की ज़रूरत को समझने की ज़रूरत है। अच्छा काम ये किया कि मरवत साहब इमरान खान के ऊपर हमले नहीं कर रहे और अभी तक ज्यूरी स्टिल आउट कि किसी स्टेज पे अगर उनके बाकी सारे हमायती मैं देख रहा हूँ कि जुनैद अकबर को भी उनसे हमदर्दी है, आमिर मुगल को भी उनसे हमदर्दी है, शहरियार आफरीदी को भी उनसे हमदर्दी है और ख़ुद अली अमीन गंडापुर को उनसे हमदर्दी है। तो खासी पॉसिबिलिटी है ज्यूरी स्टिल आउट के शायद किसी स्टेज पे इमरान खान इन तमाम लोगों की सिफारिश को मानते हुए, बिकॉज पॉलिटिक्स में देयर इज़ नेवर लास्ट वर्ड, तो हो सकता है कि उनकी वापसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी न किसी स्टेज में हो, ख़ास करके अगर वो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा बैलेंस से कंडक्ट करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसकी कन्फ्यूजन के हवाले से, उसके एक जो इस वक्त उसकी जो बिगर पिक्चर है वो क्या है, वो भी बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन चंद कमेंट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेमिटेंसेस के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो एक्शंस हैं वो थिंक थ्रू नहीं होते। फॉर इंस्टेंस आपको याद है मैंने कहा था कि रेमिटेंसेस के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है और उनकी कैंपेन है ये मुश्किल है, ये इतनी कोई आसान कैंपेन नहीं है और ये तभी कामयाब होगी अगर इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत इन्होंने बिल्कुल नहीं की, ऐलान इन्होंने कर दिया, कोई मैकेनिज़्म इनके पास नहीं था, थिंक थ्रू इन्होंने नहीं किया हुआ था और कोई उसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया। अभी गुज़श्ता 24 घंटे में मशरक़ वस्ता के बड़े अखबार अल जज़ीरा ने जो पाकिस्तान को बहुत कवर करता है, उन्होंने एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और रिपोर्ट इसके ऊपर लिखी है जो पाकिस्तान से आबिद हुसैन साहब ने लिखी है, लेकिन बैलेंस रिपोर्ट है। वो कहती है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको एक एम्बेरसमेंट का सामना है क्योंकि रेमिटेंसेस में वो कोई फ़र्क जो है वो नहीं डाल सकी और जनवरी का सारा डाटा जो है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार इस किस्म की एम्बेरसमेंट का सामना क्यों करना पड़ता है? उसकी एक बुनियादी वजह है कि इस पार्टी का पहले तो इस पार्टी ने कभी भी कोई बहुत बड़ा थिंकिंग सेंटर अपना जो है, थिंक टैंक इज़ नॉट द राइट वर्ड बट बेसिकली हर बड़ी पार्टी जो दुनिया में होती है, जैसे हिंदुस्तान में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, उनका अपना एक थिंक सेंटर होता है, थिंकिंग सेंटर होता है उनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास अपना थिंकिंग सेंटर कभी डेवलप किया भी नहीं, लेकिन 9 मई 2023 के वाक़यात से पहले जो कि पूरा इनके साथ नाटक खेला गया, उससे पहले पार्टी का एक वर्चुअल किस्म का या एक इनफॉर्मल किस्म का थिंकिंग सेंटर एग्जिस्ट करता था जिसमें, और उससे पीछे चले जाएं जब जहांगीर खान तरीन को नहीं निकाला था तो जहांगीर खान तरीन, असद उमर, परवेज़ खटक और बहुत से और लोग जो उनके आगे पीछे थे वो एक तरह से इमरान खान के थिंकिंग सपोर्टर्स और एडवाइज़र्स हुआ करते थे। इमरान खान की कुछ अपनी भी गलतियाँ हैं कि उसको हैंडल ना कर सके। फॉर इंस्टेंस मैंने पहले भी एक वीलॉग में ये कहा था,
और आज जहांगीर खान तरीन मुझे कोई तमगा दे नहीं सकते इसके लिए जो मैं कहने लगा हूँ कि जहांगीर खान तरीन और JKT के साथ जिस तरह से इमरान खान ने उनके ख़िलाफ़, उनकी बेटी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होने दी वो शुगर के स्कैंडल में, वो बड़ा गैर ज़रूरी था। आपके आगे पीछे ऐसे सपोर्टर होते जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स में फंस जाते हैं, उस स्टेज पे उनकी सरजनश करने के और अपना डिसप्लेजर शो करने के लिए एक स्टेट्समैन के पास डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन आप इतने एग्रेसिव वॉर पाथ से अपने लॉन्ग टाइम सपोर्टर्स के पीछे नहीं पड़ते। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने एक रिएक्टिव माइंडसेट से जहांगीर खान तरीन को उस वक्त डिमोनाइज किया अंडर द प्रेशर ऑफ अ प्रोपेगेंडा दैट वाज बीइंग जनरेटेड बाय PMLN एंड PPP। वही PPP एंड PMLN जिन्होंने बाद में एम्ब्रेस किया जहांगीर खान तरीन को। अब आप कहेंगे नहीं उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, उनकी पॉलिटिक्स यकीनी तौर पे ख़त्म हो गई है, परवेज़ खट्टक की ख़त्म हो गई है, जहांगीर खान तरीन की भी ख़त्म हो गई है, लेकिन इमरान खान के राइट लेफ्ट पे अगर कोई सबसे इंटेलिजेंट गिफ्टेड स्ट्रेटेजिक थिंकर था तो वो जहांगीर खान तरीन थे, जिन्होंने इस पार्टी में इन्वेस्ट भी किया था और वो इमरान खान के एक बड़े इंटेलिजेंट एडवाइज़र थे। Losing the people like Imran Khan the JKT was a huge loss to Imran Khan and तहरीक इंसाफ। बाकी रही सही कसर जो है तहरीक इंसाफ के जो स्ट्रक्चरल थिंकिंग पैटर्न था या उनका ब्रेन सेंटर था, नर्व सेंटर था, वो 9 मई 2023 में बाकायदा इस पार्टी को टारगेट किया गया, एक पूरे प्लान के ज़रिए टारगेट किया गया। और 1970 के बाद जिस तरह से कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को टारगेट किया था, उसके बाद पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस पार्टी के अंदर की जो एक डिसीजन मेकिंग थिंकिंग एबिलिटी है कि हमने कोई कैंपेन रन करनी है, हमने कोई एजेंडे पे काम करना है, हमने किसी चीज़ को लेकर चलना है, तो हमने उसको कैसे लेकर चलना है, वो इसकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। तो अब जो भी इस वक्त लीडरशिप है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उसको सोचना पड़ेगा कि भी हम जो भी चीज़ कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल IMF के साथ ही देख लें कि एंगेजमेंट है, इन्होंने ख़त तो लिख दिया, उसके साथ वो डोसियर भी लगा दिया जो चीफ जस्टिस को पहले भेजा था या आईनी बेंच के अमीनुद्दीन साहब को भेजा था। लेकिन आपने अगर IMF या वर्ल्ड बैंक को रीच आउट करना है तो उसका तरीका महज उमर अयूब का ख़त नहीं है। इसका मतलब है कि इनके जो सेंटर्स हैं वाशिंगटन के अंदर दुनिया भर में, वहाँ आपके पास एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से मतलब है कि आपके पास एक डिफरेंट क्लास के लोग होने चाहिए जो एकेडमिक हो, पढ़े लिखे लोग हों, इकोनॉमिक पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हों, वो ख़त लिखें, वो जाएँ, वो मीटिंग सीट करें। मतलब अगर आपके स्ट्रीट वॉरियर्स जो हैं, अब से अगर आपने IMF को इम्प्रेस अपॉन करना है तो क्या शेर अफजल मरवत को आप भेज देंगे, क्या मुराद सईद की तरह के किसी जोशीले नौजवान को आप उनसे मिलने के लिए भेजेंगे, या किसी एकेडमिक माइंडेड प्रोफेसरोरियल टाइप बंदे को भेजेंगे। अब जिस तरह से अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, अगर IMF से आपको मुलाकात करनी होगी तो आपको आरिफ अलवी के स्टैचर का और थिंकिंग का और धीमे मिजाज का पढ़ा लिखा बंदा जो है, जो थॉमस पिंकटी की किताबें पढ़ता हो किसी ज़माने में, उसको आपको दरम्यान में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये पार्टी की वो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पॉइंट मैं और कर दूँ कि अब अभी इस वक्त अब चूँकि फैशन हो चुका है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसे मरवत के बारे में कि ISI का है, इसको मार दो, गोली मार दो, बाहर निकाल दो, तो इस तरह से हर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर पे इस वक्त उनके वर्कर्स के लोग जो हैं सोशल मीडिया पे वो यही इल्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें एक थोड़ी सी बड़ी बेरहमी है मेरे ख्याल है सोशल मीडिया में, हम लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो जितने भी लोग किसी प्रोमिनेंट पोजीशन में अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने घर के बिस्तर पे सोते हैं तो वो एजेंसी जो है ISI उसके रहमो करम के ऊपर है, और उनमें से ऑन अ स्केल 1 to 10 कोई नंबर 5 लेवल के अंडर इन्फ्लुएंस है, कोई 6 नंबर के इन्फ्लुएंस है, कोई 9 लेवल पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन उन सभी का जो है अपना अपना एक कर्नल उनका माइंडर है, मॉनिटर है, जो उनको कंट्रोल करता है या उनको डायरेक्शन देता है, और वह सब उससे एक क्यूज़ लेते हैं। तो बजाय इसके कि उनके कैरेक्टर के ऊपर हमला किया जाए, अगर आप उनके कंडक्ट और उनकी पोजीशंस जो हैं उसको एनालाइज करके उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, शोर मचाएं कि पोजीशन जो है आपकी ठीक नहीं लगती है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट को या जनरल साहिबान को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। बिकॉज जो पावरफुल नैरेटिव होता है उसका अपना एक बड़ा ख़ास किस्म का इम्पैक्ट होता है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स में भी पाकिस्तानी एजेंसीज़ जिन लोगों को अब जिनके साथ वो मिली हुई हैं या उनको सपोर्ट कर रही हैं या उनको प्रमोट कर रही हैं या अपनी मर्ज़ी का एक बयानिया उनसे शेप करवाना चाह रही है, मतलब वहाँ पर सारी स्ट्रेटजी ये है कि जो अनएक्सेप्टेबल बयानिया है मेरी तरह के लोगों का, उसको नीचे किया जाए, और जो एक एक्सेप्टेबल बयानिया है उसको ज़्यादा पजीराई मिले, उसको सामने आने का मौका मिले। तो वहाँ पर भी क्या है कि उनको भी मजबूरन
लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं, तो आप इस्टेब्लिशमेंट को कंडम कर लें। अब नई चीज़ ये है कि यार आप ठीक है, आप थोड़ा सा फ़ौज को भी बुरा भला कह दें शरीफ जरदारी के साथ, लेकिन आप आर्मी चीफ की बात ना करें। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि आवाज़ खलक को निकारा है खुदा समझो, कि जब एक जनरल पब्लिक नैरेटिव बन जाता है तो इवन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उसको उसी नैरेटिव के अंदर आके अपना काउंटर नैरेटिव जो है वो बनाना पड़ता है, यानी वो अंडर प्रेशर आते हैं। तो ये आपकी पावर है, इसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मूविंग फॉरवर्ड, गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ा शदीद किस्म का रद्दअमल किया। शदीद क्या किया, बस करना पड़ गया उनको, एक ऑफिशियल रद्दअमल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है उसने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, जिक्र खैर किया है कि 2008 की बम्बई का वहाँ पे जिक्र हो गया है दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान के बारे में दोनों मुल्कों ने जॉइंट स्टेटमेंट है, ये अमेरिका की खाली हिंदुस्तान की नहीं है, अमेरिका भी इसमें अब शामिल है, कि पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करता है। और वहाँ पर तहावर हुसैन राना जो अमेरिका की एक जेल में थे, जो शिकागो में रेजिडेंट थे, कैनेडियन सिटीज़न थे, 2008 का जो दहशतगर्दी है उसका उन पर इल्ज़ाम था, वो को एक्यूज़ थे अलॉन्ग विद अजमल कसाब एंड ऑल दैट, उनको एक्स्ट्राडाइट करने का डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अप्रूवल दे दिया है, ये एग्रीमेंट किया। अब ये अप्रूवल सिर्फ एक हवाई कारतूस मारा है अमेरिका के सदर ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज इससे पहले हिंदुस्तानियों ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा जीत लिया था। यानी तहावर हुसैन राना की जो अपील थी कि मुझे एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए हिंदुस्तान में, उस अपील को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और उसके बाद ये बड़ा अनलाइकली था कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उसकी एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज़ कर देता, ऑन सम होप तो सकता था, लेकिन किसी ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ कर देता। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो अप्रूव कर दिए। अब यहाँ पे आपको पता क्या चल रहा है, अंडरस्टैंड करने की बात ये देखें कि किस तरह से मैंने आपको कहा था कि जब हिंदुस्तानी डेलीगेशन यहाँ पे आएगा तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उनके एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं, उसको वो फोकस में लेके आएंगे। और ज़ाहिर है कुछ फोकस आपके सामने विजिबल आया है, कुछ अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि कैसे बिहाइंड द सीन्स भी उन्होंने बहुत सा इनपुट दिया होगा। तो पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी के एंगल से, मुंबई को 16 साल गुजर चुके हैं, 16 ईयर्स हो गए हैं 2008 को, 16 साल के बाद वो दोबारा पाकिस्तान को एक नेगेटिव लाइमलाइट में वो लेकर आए हैं। इस स्टेज के ऊपर तहावर हुसैन रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस स्टेज पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने रबन किया है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से। बहुत सी जो एक इनपुट है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, वो प्राइवेटली भी दिया गया होगा। इसी तरह से बांग्लादेश को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी एजेंसी जो है वो अपने बंदे लेकर आती है सहाफ़ियों की टोले में, और वो वहाँ पे अपनी टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेज़ी से लंदन में, ब्रसल्स में खड़े होकर सवाल पूछते हैं फॉरेन लीडर से, इसी तरह से IB रॉ वगैरह भी अपने बंदे लेकर आए हुए थे हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट के लिबादे के अंदर, और उन्होंने आके बांग्लादेश का भी सवाल पूछा अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी के अंदर कि जनाब बांग्लादेश में भी अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो मुलव्वस थे। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनी सुनी कर दिया कि मुझे नहीं पता कि डीप स्टेट मुलव्वस थी, मैं आई एम अनेबल टू बेसिकली कमेंट ऑन इट, और असल में पता नहीं थी भी कि नहीं थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही इसके ऊपर कमेंट करेंगे, और नरेंद्र मोदी ने उस मौके पे अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा। जो एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हुई वो ये कि जो हिंदुस्तानी मीडिया डेलीगेशन था वो इतना बेचारा, उसकी अंग्रेज़ी इतनी कमज़ोर थी, अंग्रेज़ी तो हमारी भी इट्स ऑफन वेरी वीक, लेकिन इनकी इतनी कमज़ोर थी कि एक स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे ये कहा, और आवाज़ साफ सुनाई देती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड, मुझे एक लफ्ज़ जो है इसका समझ नहीं आया। और ये पहली दफ़ा कहते हैं कि हुआ है व्हाइट हाउस में कि एक ऐसा डेलीगेशन आया व्हाइट हाउस में जिन्होंने 2 किस्म के ट्रांसलेटर साथ लाए हुए थे, यानी अंग्रेज़ी को भी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की अंग्रेज़ी को भी समझाने के लिए, नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते थे अंग्रेज़ी में ही अगर बोलते थे तो उसको भी समझाने के लिए एक उन्होंने पीछे ट्रांसलेटर बिठाया हुआ था, और उनके मीडिया जो अंग्रेज़ी में बोलता था उसको समझाने के लिए भी उन्होंने ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि वो ऐसी हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी वहाँ पे बोलते थे जो डोनाल्ड ट्रंप को और लोगों को समझ नहीं आती थी। अच्छा, मैंने इस स्टेज के ऊपर अपने हिंदुस्तानी जो भाई हैं, हमारे जो कल्चरल ब्रदर्स हैं, ठीक है, मज़हब का हमारा ज़रूर फ़र्क है, उन्हें मैंने एक मुफ्त का सिंसियर मशवरा देना था। वो मशवरा ये देना था कि देखिए ये जो पिछले 24 घंटों में आपकी परफॉर्मेंस है, और वैसे भी आपकी रोज़ की जो परफॉर्मेंस आप देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप हमारे भाई हैं। मज़हब का ज़रूर फ़र्क है, कल्चरल आप हमारे ब्रदर्स हैं। पता नहीं किस तरह से आपके जहन में ये तासुर डाल दिया गया है कि आप कोई पता नहीं कल्चरली हमसे सुपीरियर है, या कोई इंटेलेक्चुअली आप हमारे से सुपीरियर हैं। कि जो सारी आपकी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दुनिया में नज़र आती है, ये आपकी पॉपुलेशन के साइज़ की वजह से है, और उसी वजह से आपकी इकॉनमी का भी साइज़ है। वरना आपकी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और वहाँ पर चीन की 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, वो मुसलसल आगे बढ़ रही है, आबादी आपकी बराबर है। हालांकि चीन जो है जब 1948 में
चाइनीज़ रिपब्लिक ने अपना कम्युनिस्ट जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसने अपने सफ़र का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो वो कम से कम भी 50 बरस से वहाँ पर एक खौफनाक सिविल वॉर, मार धाड़ हो रही थी, जिसके नतीजे में उनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मर गए। बॉक्सर्स वॉर जो है ना 19th सेंचुरी की चीन में, उससे लेकर नेशनलिस्ट रिबेलियन, फिर उसके बाद जापान का इन्वेजन, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट स्ट्रगल, तो उसमें उनकी तमाम सिविल वॉर का वो टाइम पीरियड है। और हिंदुस्तान ने उसके मुकाबले में 1947-48 में निस्बतन एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी जो है उनको मिली थी। लेकिन आपने क्या अचीव किया और उन्होंने क्या अचीव किया? तो आप अपने आप को खामखाई पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके, मतलब अगर आप पाकिस्तान को इक्वेशन से निकाल दें तो फिर आप क्या किसी को दुनिया में इंप्रेस करेंगे अपनी अचीवमेंट से? आप सिर्फ यानी जब आप अपनी अचीवमेंट से अपने आप को मुतासर करते हैं तो आप चीन का नहीं सोचते, आप का पाकिस्तान का सोचना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को चीन से कंपेयर करें, उसके साइज़ का। अच्छा, बॉटम लाइन मेरे आर्गुमेंट की ये है कि आपका साइज़ जो है, जिस साइज़ की वजह से ही आपकी बहुत सी पढ़ी लिखी क्लास भी है। आप बरतानिया में चले जाएं तो वहाँ पे जितने डॉक्टर आपके हैं उससे मेरा ख्याल है कुछ ही थोड़ा ही, यानी वैसे तो आप 6 टाइम्स ज़्यादा हैं पाकिस्तानियों से आबादी में, लेकिन जहाँ कहीं भी डायस्पोराज हैं वो डायस्पोरा आपका अगर उसके डॉक्टर्स देखें, इंजीनियर्स देखें, IT के देखें तो वो इतने ज़्यादा नहीं है जितना आपका ख्याल है। और वैसे भी आपकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उस अर्श से नीचे उतर के ये सोचें कि आपके और हमारे जो इश्यूज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, वो बड़े मिलते जुलते हैं और आगे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आपको और हमें इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। उसकी अभी एग्जांपल देखें कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस हुई है JD वैंस ने, वहाँ पर JD वैंस ने सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। JD वैंस ने यूक्रेन वगैरह के हवाले से बात ही नहीं की और यूरोप के सारे स्टेट्समैन जो वहाँ मौजूद थे वो हैरान परेशान रह गए कि JD वैंस ने यूरोपियंस को 2 चीज़ों के ऊपर लेक्चर दिया। एक लेक्चर दिया है कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, और मैं जिस मुल्क में खड़ा हूँ जर्मनी में, यहाँ पर जनाब इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए हैं और ये सारे नॉन यूरोपियन हैं, ये बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा ये कि फ्री स्पीच पे यूरोप की एक फ्री स्पीच होनी चाहिए। अच्छा, अब फ्री स्पीच का लगता तो बड़ा अच्छा है कि फ्री स्पीच की बात कर रहा है अमेरिका और रिपब्लिकन्स, लेकिन ये फ्री स्पीच इसलिए ताकि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, कलर लोगों के ख़िलाफ़ बकवास करने के लिए और नफ़रत फैलाने के लिए जो नफ़रत अंगेज़ हरकतें की जाती हैं उसको फ्री स्पीच कहा जा रहा है। ये वो फ्री स्पीच नहीं है जिसका हम सोचते हैं कि आज़ादी सहाफ़त या बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, फ्रीडम तो। और राइट विंग जो इंतहा पसंद जमाते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन्स। और जिस तरह से इलॉन मस्क ने एलिस वीडल जो जर्मन अल्टरनेट फॉर जर्मनी, AFD अल्टरनेट फॉर डॉशलैंड की पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था, इसी तरह से JD वैंस ने भी उनको सपोर्ट किया और यूरोपियन स्टेट्समैन को ये कहा कि आपको AFD के साथ रवाबते बढ़ाने चाहिए। अच्छा, अब जर्मन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें यह है कि आपने राइट विंग पार्टीज़ को एनकरेज नहीं करना। अब रिपब्लिकन्स जो हैं उन्हें कह रहे हैं कि आप राइट विंग पार्टीज़ को एम्ब्रेस करें, जिसमें बाद में बड़ा उसका शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। ये वो इश्यूज़ और ट्रेंड्स हैं जिन्हें जहां सारी मुस्लिम जो लीडरशिप है अक्रॉस यूरोप, ये दुनिया भर में, उससे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वहीं इसे हिंदुस्तानी इंटेलिजेंसिया को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली जब ये नफरतें बहुत बढ़ जाएंगी तो आप ये कह के कि मैं तो जनाब हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, रंग आपका भी ब्राउन है, हमारे से तो ज़्यादा ही आप ज़रा गहरे रंग के हैं, तो ये सारी चीज़ों का नज़ला जो है वो आपके ऊपर भी पड़ेगा। आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा नीचे आए ज़मीन के ऊपर अपने कल्चरल भाइयों के साथ। हैविंग ए क्विक लुक एट मशरक़ वस्ता पे हम थोड़ा सा देख लें कि क्या सूरत हाल है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सिसी जो हैं, जिन्होंने 14 तारीख को, बाद में 18 तारीख को वाशिंगटन आना था, वो दौड़ गए, मुकर गए, नहीं आए। अपेरेंटली इजिप्शियंस आर वेरी अपसेट और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि गुज़श्ता 30-35 बरस में कभी अमेरिका और इजिप्ट के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं था। उसकी वजह है कि जिस किस्म की बातें वाइट हाउस से की गई हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट जनरल सिसी को जनरल कह के मुखातब किया है, और जिस तरह से नेतन्याहू ने गाज़ा की सूरत हाल के लिए इजिप्ट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया है, और जिस तरह का प्रपोजल जो है डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं गाज़ा में, उस पर इजिप्शियंस बड़े अपसेट हैं और उन्होंने गुरेज किया। तो इजिप्शियन यहाँ नहीं आ रहे। और एट द सेम टाइम MBS, जिनके बारे में पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और अमरीकी ज़राए अबलाग का कहना था कि प्राइवेटली तौर पर डिसाइड हुआ है कि वो 15 तारीख को आएंगे, 14 को सिसी ने, 15 को उन्होंने आना था, वो अब नहीं आ रहे।
बिल्कुल गुम हो गई है वो चीज़। अल्टरनेटली सऊदीज़ ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं कि पुतिन की जो मुलाकात है रियाद में वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो हो सकेगी। और सऊदीज़, इजिप्शियंस, जॉर्डेनियंस और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मिलके एक प्लान बना रहे हैं गाज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, जिसकी फाइनेंसिंग भी कुछ इंटरनेशनल होगी, कुछ मिडल ईस्ट करेगा। और इस प्लान को वो अज़्ज़े राह हमदर्दी ट्रंप प्लान कहेंगे। ट्रंप फंडिंग इसके लिए होगी, लेकिन इसके दो मेन कंपोनेंट है। एक इसका कंपोनेंट यह है कि पैलेस्टीनियंस की डिस्प्लेसमेंट गाज़ा से नहीं होगी। दूसरा कंपोनेंट यह है कि रिकन्स्ट्रक्शन के लिए एक और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए एक पैलेस्टीनियन कमेटी होगी, लेकिन उस पैलेस्टीनियन कमेटी में हमास नहीं होगी। हमास ने ये मान लिया कि ठीक है हम कमेटी में नहीं होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कमेटी के मेंबरान की जो चॉइस है, सिलेक्शन है, उसमें हमारा रोल होना चाहिए। अमेरिकन और इजरायली जो हैं वो इसको नहीं मानते। यहाँ तक अभी चीज़ों ने प्रोग्रेस किया है। ये मज़ीद इस पर जो प्रोग्रेस होगी अगले वीलॉग में मैं थोड़ा पिक्टोरियली इसे आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।